ये ला सातिलिए का नियम या ली सेटेलियर्स का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें देखो ए से बी बन रहा है हमारा एक रिएक्शन है और जो कि इक्विलिब्रियम है, के सी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो वो कहता है ला सातिलिए कि अगर इक्विलिब्रियम की अवस्था में किसी रिएक्शन में ताप, दाब या सांद्रता या किसी चीज में कोई भी अंतर किया जाए तो केसी क्या करता है, उस तरफ जाता है, साम्य अवस्था स्थिरांक या फिर कांस्टेंट उस डायरेक्शन में जाता है जहां पे वो होने वाले प्रभाव को क्या कर सके, कम से कम कर सके। ध्यान रखना कि ये क्या कह रहा है, केसी उस तरफ जाता है जहां पे वो इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके, किसके इफेक्ट को कर सके। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एक स्टेबल की कंडीशन है, मतलब वो चाहती है कि मैं इसी में रहूं, लेकिन हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं और कंसंट्रेशन घटा बढ़ा रहे हैं। तो वो केसी क्या करेगा, केसी अपने में फर्क डाल करके रिएक्शन को फिर से एक बार इक्विलिब्रियम अटेंड कराने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इस बात को आप समझिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास आइस था और मैंने वहां से क्या बनाया, मेल्ट करके वाटर बनाया। तो मैं अगर आइस से वाटर बना हुआ, मान लीजिए इसके 75% इसका है और 25% इसका है मान लीजिए। अब मैं हल्का सा गर्म करता हूँ तो थोड़ा आइस मेल्ट होना चाहेगा ना, तो इसकी केसी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, हालांकि बढ़ेगी क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, परंतु फिर वो इसको एक बार हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पे, मान लो ये T1 में ऐसा था, T1 टेम्परेचर में ये कंडीशन थी, तो एक T2 कंडीशन में जो हमने नया टेम्परेचर की कंडीशन लाई बढ़ा के, उसमें ये कंपोजिशन तो चेंज हो जाएगा मगर फिर से एक बार इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो केसी अपने को इस तरफ डायरेक्ट करता है जिस तरफ वो होने वाले इफेक्ट को मिनिमाइज करता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना, अब इसकी एप्लीकेशन देखिए क्या है। जैसे एक बात ये क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एक तो ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन किसकी, मान लो आपके पास ए रिएक्टेंट था, आपने ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब अगर आपने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो क्या होगा, जब ए बढ़ जाएगा तो रिएक्शन बी की तरफ जाना चाहेगी ताकि ये कम हो, है ना, तो केसी आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा और आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेंड करेगी। ठीक है ना, ध्यान रहिए आपको। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ए की बढ़ाने पर या फिर अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, घटा दिया, तो घटा देने पर भी बी कम हो जाएगा, तो फिर से ए टूट करके बी बनाने की कोशिश करेगा कि बी को और बनाना है, होने वाले इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो अगर आपको फॉरवर्ड, क्योंकि हमें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना है, तभी तो हम रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे हमने मान लो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक रिएक्शन है हमारी, तो हमें अमोनिया बनाना था तभी तो हमने ये रिएक्शन कराई। अगर हमने अमोनिया बनाना ही है तो हम या तो इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या फिर इसकी कंसंट्रेशन को कम कर दें, इस तरीके से रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये तो इफेक्ट ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन है। दूसरा इफेक्ट ऑफ क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, दो तरीके की रिएक्शन होती है आपको पता है, एक एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, और एक क्या होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जिसको रिक्वायर्स टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर चाहिए, और ये क्या करता है, रिलीज टेम्परेचर, ये रिलीज करता है एनर्जी या टेम्परेचर। ठीक है ना, इसको एनर्जी से रिलीज होती है और इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब इसे तो टेम्परेचर चाहिए। तो मान लो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो और तेजी से आगे बढ़ेंगी, मगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड आने लग जाएगी। समझ में आ गई आपको, तो आपको ये देखना है कि एक्सोथर्मिक है रिएक्शन की एंडोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक हुई तो उसे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, वहां पे आपको रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर अपना आप बढ़ जाएगा और आपको उसको धीरे धीरे कम करते रहना पड़ेगा। पर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, और सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, ताकि टेम्परेचर और ऊपर हो, रिएक्शन और तेजी से हो। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन है हमारी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की क्या होती है, देखो अब वही एग्जांपल दोबारा से हमने ले लिया, जैसे H2 + I2 का हमने एग्जांपल ले लिया, 2HI बना। ठीक है ना, या फिर हमने SO2 + O2 गिव्स SO3 बना। ये दोनों के दोनों क्या है, इनमें गैस, ये भी है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो रही। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगाओगे, अब यहाँ पे भी 2 लगाओगे, ये तब रिएक्शन बैलेंस हो रही है। ठीक है, अब आपको इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या करना है, मान लो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 3 मोल गैस है, और यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल गैस है। तो वो क्या कह रहा है कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर क्या होगा, कम मोल ऑफ गैस होंगे, क्योंकि प्रेशर तो गैस को झेलनी पड़ रही है ना, तो कम मोल ऑफ गैस। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहां पे देखने को मिलता है, जहां पे गैसियस प्रोडक्ट
एंड रिएक्टेंट होते हैं। एक तो वहाँ पे इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, अगर गैसेस नहीं है फिर कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, पर अगर गैसेस है तो तब अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो तब वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहलाता है। और एक और इफेक्ट इसमें डिस्कस करते हैं, ये इसको कहते हैं इनर्ट मटीरियल। इनर्ट मटीरियल को डालने पर, मान लो आपने कोई गैस डाल दी और गैस कैसी है, इनर्ट है, तो गैस जाकर के दो कंडीशन हो सकती है, एक तो एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कंडीशन क्या हो सकती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखना है, मतलब वहाँ पे आप प्रेशर बढ़ा करके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, तो ऐसी कंडीशन में तो नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट। पर अगर आपको एट कांस्टेंट प्रेशर रखना है, प्रेशर को आपने कांस्टेंट बनाए रखना है इनर्ट मटेरियल डालते समय, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पर कि हाई मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है। तो जहाँ पे हाई मोल्स ऑफ गैस है वहाँ पे आपने क्या करना है, उस तरफ रिएक्शन का कांस्टेंट चला जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं, जैसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारी मान लो रिएक्शन हो गई और इसमें कुछ एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना, एनर्जी निकल रही है। तो अब आप इसमें समझिए, क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक के कारण इसमें क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर में काम करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, लो टेम्परेचर में। साथ साथ इसमें क्या है, लो टेम्परेचर में काम करना पड़ेगा, साथ साथ इसमें क्या है, यहाँ पे तो 2 मोल है और यहाँ पे 4 मोल्स 4 मोल है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, आपका लो मोल्स की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। और अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर है ना, बढ़ाने पर आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, लो ये बैकवर्ड आ जाएगी, बैक आ जाएगी, है ना, क्योंकि हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है। तो 2 बातें तो आपको ये समझ में आ रही है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। तीसरी बात आपको इसमें क्या करना है, तीसरी बात आपने इसमें क्या करनी है, इसमें जो रिएक्टेंट हैं उनको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, और प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, आप घटा सकते हो। ये अगर आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाके मैक्सिमम अमोनिया की यील्ड करना चाहते हो तो आप 4 कंडीशंस इसमें कर सकते हो। एक तो प्रेशर बढ़ा सकते हो, एक टेम्परेचर घटा सकते हो, और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को घटा सकते हो। तो इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो है 200 ATM प्रेशर में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, इसमें ये रिएक्शन बेस्ट होती है, इसको आपने ध्यान रखना है।